नमस्कार, वंदे भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर और इस शो के जरिए राज्य से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें हम आपके साथ करते हैं साझा। तो आइए सीधे रुख करते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों का वंदे भारत में। तो वंदे भारत में सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं दक्षिण भारत में कर्नाटक की कि आखिरकार कौन सी वो योजना है जो विवाद का बड़ा कारण बन रही है और विपक्ष कहीं ना कहीं अब सरकार पक्ष से जवाबदेही की मांग कर रहा है, क्योंकि जो अनियमितताएं उस योजना को लेकर चल रही हैं वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करती है। इस पर डालेंगे विस्तार से नजर। फिर बात होगी राजस्थान की, कैसे राजस्थान का जो बाड़मेर है वो नवीकरणीय ऊर्जा का हब बनने के इस पूरे सफर में आगे बढ़ रहा है और कैसे हम जब ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं, तो राजस्थान एक बहुत बड़े एग्जाम्पल के रूप में अन्य राज्यों के लिए खड़ा हो रहा है। फिर बात होगी बिहार में एक ऐसी नदी के वापसी की या फिर कहें उसके पुनर्जीवन की कहानी की, जिसकी वजह से जो वहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, पशुपालक हैं, किसान, उनकी जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। इस पर भी करेंगे चर्चा हम आज वंदे भारत में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं गृह लक्ष्मी योजना से जुड़ी हुई, जो कर्नाटक में इस वक्त सबसे बड़े विवाद का कारण बन गई है। तो कर्नाटक सरकार की सबसे चर्चित और महत्वाकांक्षी योजनाओं में शामिल गृह लक्ष्मी योजना अब गंभीर सवालों के घेरे में है। सरकार ने हाल ही में लाभार्थियों का सत्यापन करवाया, जिसके बाद 4,30,000 से ज्यादा नाम सूची से हटा लिए गए। इस कार्रवाई ने न केवल योजना के क्रियान्वयन पर सवाल खड़े कर दिए, बल्कि ये बहस छेड़ दी कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर जब अनियमितताएं हुई हैं, ये अब तक छुपी कैसे रही? क्या ये प्रशासनिक लापरवाही थी या फिर सिस्टम का बहुत बड़ा फेलियर? देखिए हमारी खास रिपोर्ट के जरिए। कर्नाटक में कांग्रेस की डीके शिवकुमार सरकार पर गृह लक्ष्मी योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के उद्देश्य से शुरू की गई गृह लक्ष्मी योजना में अब प्रशासनिक खामियां उजागर हुई हैं। सरकार द्वारा कराए गए व्यापक सत्यापन में खुलासा हुआ है कि लाखों अपात्र लाभार्थी योजना का लाभ ले रहे थे। जांच के बाद 4,30,000 से अधिक नाम लाभार्थियों की सूची से हटाए गए हैं, जिसमें 1,95,000 मृत लाभार्थी, 1,96,000 आयकर जीएसटी दाता परिवार और 30,000 से ज्यादा ई-केवाईसी आधार सीडिंग लंबित लाभार्थियों के नाम शामिल हैं। सबसे चौंकाने वाला तथ्य यह है कि लगभग 1,95,000 मृत महिलाओं के खातों में भी प्रतिमाह 2,000 रुपए जमा हो रहे थे। जानकारी के मुताबिक कई मामलों में लाभार्थियों की मृत्यु के महीनों बाद भी डीबीटी के जरिए रकम भेजी जाती रही। इससे प्रशासनिक निगरानी और डेटा अपडेट प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। जांच में यह भी सामने आया कि मृत लाभार्थियों के खातों में जमा राशि का एक हिस्सा एटीएम और बैंक के जरिए निकाला भी गया। यदि यह तथ्य पूरी तरह सही साबित होता है तो यह केवल तकनीकी त्रुटि नहीं बल्कि सरकारी धन के दुरुपयोग का मामला बन सकता है। विपक्ष अब सवाल उठा रहा है कि जब लाभार्थियों की पात्रता की नियमित जांच होनी चाहिए थी, तब इतने लंबे समय तक यह गड़बड़ी कैसे चलती रही? गृह लक्ष्मी योजना में हुई दोष पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BY विजयेंद्र ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला। राज्य सरकार पहले से ही गारंटी योजनाओं के कारण भारी वित्तीय संकट में है। वे सरकारी कर्मचारियों का वेतन देने में असमर्थ हैं। वे बार बार हिमाचल प्रदेश के बारे में बता रहे हैं। वहां भी कांग्रेस सरकार ने खुलेआम मुख्यमंत्री द्वारा हिमाचल प्रदेश के मंदिरों को पत्र लिखकर मंदिर से धन देने का अनुरोध किया और तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने खुलकर घोषणा की कि गारंटियों के कारण वे सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ हैं। तो कर्नाटक की स्थिति में कर्नाटक भी बेहतर स्थिति में नहीं है। That is unable to pay the salaries of the government employees due to the guarantees. So they are making some drama. वे राज्य के लोगों को पैसा न देने के लिए ड्रामा कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल हर महिला को गारंटी दी जाती है, अब वे इसका बदला ले रहे हैं। इसीलिए सरकार उन गारंटी धारकों को सबक सिखाने जा रही है। वुमन और भाग्य लक्ष्मी। बेंगलुरु दक्षिण जिले में 6,624 मृत व्यक्तियों के खातों में पैसा जमा होने का मामला सामने आया। वहीं 4,800 ऐसे लाभार्थी पाए गए जो आयकर या जीएसटी के दायरे में आते हैं। जिले में कुल 12,719 नाम सूची से हटाए गए हैं।
योजना में सरकारी पैसे की खुली लूट पर अब कांग्रेस सरकार लीपापोती करने में लग गई है। राज्य सरकार का कहना है कि सत्यापन प्रक्रिया के जरिए योजना को अधिक पारदर्शी बनाया जा रहा है और केवल पात्र महिलाओं तक ही लाभ पहुंचाया जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि यह कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि योजना के क्रियान्वयन में भारी लापरवाही हुई है और सरकारी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। गृहलक्ष्मी योजना को कांग्रेस सरकार की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं में गिना जाता है, लेकिन सत्यापन के बाद सामने आए आंकड़ों ने कांग्रेस की भ्रष्टाचार की पोल खोल दी है। कांग्रेस के राज्य में सरकारी योजनाओं में कैसे खुलेआम जनता के पैसों पर लूट होती रही और सरकार मूक दर्शक देखती रही है। विपक्ष सरकार से जवाबदेही की मांग कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ ज्योति दफेदार की रिपोर्ट, बेंगलुरु, कर्नाटक। तो किस तरह से गृहलक्ष्मी योजना जो लाभार्थियों को लाभ देने के लिए आई थी, लेकिन अब विवादास्पद मोड़ ले चुकी है, क्योंकि कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि जो उसमें मृत और अपात्र व्यक्ति थे, यानी कि जो इसके हक के काबिल भी नहीं थे, उन्हें ये लाभ दिया गया। सरकार ने हालांकि इस योजना को फिलहाल बंद करने से भी इनकार कर दिया। अब विपक्ष जो है वो इस योजना की पारदर्शिता पर भी सवाल उठा रहा है और साथ ही साथ किस तरह से ये जो अनियमितताएं की गई हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे सुनिश्चित की जाएगी, कौन इसको लेकर सिस्टम की जो नाकामी है उस पर जवाब देगा, इसको लेकर भी विपक्ष लगातार जो है वो विरोध कर रहा है। इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए ज्योति इस वक्त जुड़ गई हैं बेंगलुरु से। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। ज्योति, वो कहते हैं कि कोई भी योजना तभी सफल मानी जाती है जब जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसका लाभ वहां तक पहुंचे, लेकिन गृहलक्ष्मी योजना तो कहीं ना कहीं इसमें विफल होती हुई नजर आई। बिल्कुल आंचल जी, जो गृहलक्ष्मी से लेकर जो 5 गारंटियां है जो कर्नाटक सरकार की बहु महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन अभी यहाँ पे जो गृहलक्ष्मी योजना में इतना लोभदोष हुआ है, 4,30,000 लाभार्थियों का नाम हटाया दिया गया है। उसमें 1 लाख से भी ज्यादा, बहुत हैरानी करने वाली बात यह है कि 1 लाख से भी ज्यादा मृत लाभार्थियों को इतने साल तक पैसे जा रहे थे। उनके साथ साथ जो जीएसटी और इनकम टैक्स पे कर रहे थे, उनके फैमिली को भी लाभार्थी, वो भी लाभार्थियां उसके गृहलक्ष्मी के पैसे ले रहे थे। मतलब यहाँ पे जैसे हमने दिखाया पारदर्शिता की बहुत लापसस है और इसके साथ साथ जो अपात्र है उनको भी पैसा मिल रहा है। तो इनके साथ साथ अभी गृहलक्ष्मी जो है वो कह रहे थे कि सब लोगों को देंगे। हम कहते हैं ना, कुछ पॉलिसी अगर लेंगे तो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। अभी यहाँ पे कर्नाटक सरकार की ये जो गृहलक्ष्मी है, अभी इस पे टर्म्स एंड कंडीशन पहले ऐसा कुछ नहीं था। जो घर की जो बहुत बड़ी महिला होती है, हेड ऑफ द फैमिली होती है, उनके लिए ये 2,000 देते थे। लेकिन आते आते वक्त ही गृहलक्ष्मी में ऐसे जो टर्म्स एंड कंडीशन आए, और यहाँ पे जो बहुत बड़ा सवाल है, 3 साल तक आप क्या कर रहे थे? 2023 से गृहलक्ष्मी आया है, तो 3 साल तक कितने लोगों को आपने इतना बड़ा लापरवाही कैसे हो सकता है? 3 साल तक 4,03,000 लोग यहाँ पे पैसे ले रहे हैं, तो सरकार के नजरे में नहीं आया क्या? इतना लापरवाही कैसे? यही विपक्ष का सवाल है। इसके साथ साथ जो आम जनता है ये भी वो ही पूछ रहे हैं। तो अभी इसलिए सरकार ये एक स्टेप आगे जाकर, तो उनके गलतियां तो वो नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि आगे जाकर हम बायोमेट्रिक कंपलसरी करेंगे, तो इसके बाद कोई भी जो लोभदोष हो रहा है तो हम वहां पे वो रोक लगा सकते हैं। लेकिन इतने सालों तक हुआ है, 2023 से लेकर अब तक कितने लाख या करोड़ों के जैसे नष्ट हुआ है। तो अगर ऐसे करेंगे तो अभी सरकार उनके ही डिफेंड कर रहे हैं, अगर ऐसे रोक लगा दिया गया तो 70 से 70 to 80 करोड़ ऐसा करोड़ बचता है सरकार के लिए। लेकिन इतने सालों तक सरकार किसी भी कोई भी मतलब मिनिस्टर्स, विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर हो या सरकार की निगरानी में अधिकारियां क्यों इतना बड़ा लापरवाही क्यों? क्योंकि आपके जो गारंटी के वजह से ना फाइनेंशियल डिफिसिट हुआ है। चाहे वो शक्ति योजना हो, आप कहते हैं कि इतने करोड़ महिलाएं बस में चढ़े और 200 यूनिट जो इलेक्ट्रिसिटी फ्री हो, सब में कहीं ना कहीं जो तो इसमें ज्योति एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि तमाम जो योजनाएं हैं और उसमें गृहलक्ष्मी योजना क्योंकि खुलकर इसमें जो अनियमितताएं थी वो सामने आई, जो सिस्टम का फेलियर भी हो सकता है, भ्रष्टाचार भी है, उसकी वजह से वित्तीय दबाव साफ तौर पर राज्य प्रशासन पर पड़ता है और जो कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया जाता है आम लोगों पर। डेफिनेटली, जैसे हम देखते आ रहे हैं, कहीं पे भी अगर उनका जो योजना पे कुछ लापस हुए, चाहे वो उनका जो गृह ज्योति हो या
यूएनईडी हो, जब स्कीमों में अगर लापरवाही आए, पहले सरकार कहीं पे भी वो लायबिलिटी नहीं मानते, हम इसके लिए जिम्मेदारी है, ऐसे कुछ कोई भी सचिव आकर आगे नहीं कहते। तो इसका पूरा दबाव जो है सरकार के ऊपर पड़ता है। ऑब्वियसली जो फाइनल कंज्यूमर है वो आम लोग है, तो उन पर ये दबाव पड़ता है। जब भी इनको ऊपर दबाव पड़ता है, सरकार के ऊपर दबाव पड़ता है, कहीं ना कहीं अभी देखिए प्राइवेट बसेस का फेयर भी यहाँ पे ज्यादा किए गए हैं, चाहे वो कहते हैं कि डीजल का प्राइस हाइक है। तो इसके साथ साथ जो यहाँ पे क्या करते हैं सरकार, कहीं पे भी अगर ऐसा कुछ लापरवाही हुए, कहीं ना कहीं दूसरे जगह से वो दाम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें सरकार की जो एक क्या खजाने को उनको बैलेंस करना होता है। सो कोई जी। दूसरा चांसेस नहीं है। अभी देखिए यहाँ पे जो विधायक है उन्हें भी पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये गृहलक्ष्मी जो है 5 गारंटियों में बहुत बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। और गृह ज्योति को लेकर भी डीके शिव कुमार अभी जो मुख्यमंत्री वो कहते थे कि काका साहब को फ्री, इनको फ्री, लेकिन अभी जो ये कह रहे हैं कि गृहलक्ष्मी में बहुत पाबंदी लगाए हुए है, पता नहीं इस तो पाबंदियों से सबसे कैसे फिल्टर हो अहम जाए। इसमें पॉइंट यहाँ पर ये उठकर आता है ज्योति कि अब सरकार को जो वहाँ पर इस योजना के बारे में बात लगातार कर रही है, उन्हें इसकी पारदर्शिता को और अकाउंटेबिलिटी पर जवाब देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्योति, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। तो हमने बात की यहाँ पर दक्षिण भारत की, और आपको लिए चलते हैं अब रंगीलो राजस्थान की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक हब के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी 12 साल के कार्यकाल के दौरान उठाए गए कदमों की अगर हम बात करें तो जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर की तस्वीर बदल कर रख दी। स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ा है और क्षेत्र की आर्थिक तरक्की के साथ लोगों को रोजगार के अच्छे अवसर जो हैं वो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्षों के कार्यकाल के दौरान देश में आत्मनिर्भरता और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। इसका प्रभाव अब पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती जिलों जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। विशाल रेगिस्तानी भूभाग, साल भर उपलब्ध प्रचुर धूप और तेज हवाओं के कारण यह क्षेत्र देश के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा केंद्रों में तेजी से विकसित हो रहा है। इन परियोजनाओं से न केवल स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन बढ़ रहा है, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिल रही है। यहाँ राजस्थान में भी क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट और ट्रांसमिशन लाइन की आधारशिला रखी गई है। बांसवाड़ा में राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। यहां सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी हुआ है। यानी सोलर ऊर्जा से लेकर परमाणु ऊर्जा तक देश अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को नई ऊंचाई तक लेकर जा रहा है। आज पश्चिमी राजस्थान सौर और पवन ऊर्जा के क्षेत्र में बड़े बदलावों के साथ ग्रीन एनर्जी का एक प्रमुख हब बनकर उभर रहा है। पर्यटन व्यवसायी नरेंद्र व्यास का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भर भारत और ग्रीन एनर्जी की सोच आज धरातल पर साकार होती दिखाई दे रही है। यहाँ बनने वाली बिजली से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और आने वाले समय में पर्यटन तथा व्यापार क्षेत्र को भी बड़ा लाभ होगा। सत्ता में आए थे तभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि देश जब तक आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक देश आगे नहीं बढ़ पाएगा और हम लोग एक विकसित राज्य नहीं बन पाएंगे। तो सबसे पहले उन्होंने देश के अंदर हमारे घर को ही ठीक करने का उन्होंने सबसे पहला बीड़ा उठाया और वो उन्होंने करके दिखाया। कि जैसलमेर में ऊर्जा के लिए बहुत बड़ा पोटेंशियल है, क्योंकि हमको भारत में सबसे ज़्यादा धूप की संभावना है यहाँ पे, और इसको हम भारत के विकास के लिए, ना कि जैसलमेर और पूरे भारत के विकास के लिए योजनाओं के तहत हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि आने वाले समय में यह क्षेत्र न केवल भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करेगा, बल्कि विदेशों में भी बिजली की आपूर्ति करने में सक्षम होगा। उन्होंने इस बदलाव को एक बड़ी क्रांति बताया, जो स्थानीय रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ आम लोगों के जीवन स्तर में भी सकारात्मक और बेहतर सुधार ला रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से आज जो भारत का जो पश्चिम राजस्थान है वो एक ग्रीन एनर्जी का बहुत बड़ा हब बन चुका है, और
इन चीज़ों में काफ़ी सारे नवीनीकरण आ चुके हैं, जिसमें आप देखेंगे तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी को लेके पश्चिम राजस्थान, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सिर्फ भारत को नहीं, हम विदेशों में भी अपनी एनर्जी को सप्लाई करने के लिए काबिल हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने देश में आत्मनिर्भर करने के लिए जो ग्रीन एनर्जी का आह्वान किया था, उसके अंदर हमारे क्षेत्र में भी, राजस्थान के अंदर भी सोलर प्लांट लगे हैं और हमारे राजस्थान से दूसरे राज्यों के अंदर भी ये इसको हम भेज रहे हैं। आत्मनिर्भर का जो नारा है मोदी जी का, वो आत्मनिर्भर हुए हम। विशेषज्ञों का मानना है कि पीएम की संकल्पना से आने वाले वर्षों में पश्चिमी राजस्थान न केवल ग्रीन एनर्जी उत्पादन का केंद्र बनेगा, बल्कि स्थानीय विकास, रोजगार और आर्थिक समृद्धि का नया मॉडल भी प्रस्तुत करेगा। और बाड़मेर ग्रीन पावर हब की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। इसकी कई वजह हैं। पहली वजह की अगर बात की जाए तो जो उसका जियोग्राफिकल कंडीशन है वो, और साथ ही साथ जो प्रचुर मात्रा में धूप की उपलब्धता है, उसका फ़ायदा राजस्थान को मिल रहा है। इसके साथ साथ जो FDRE प्रोजेक्ट है, इसके बारे में आगे भी हम बात करेंगे, वो राउंड द क्लॉक पावर कैसे अलग अलग जो पावर सेक्टर से जुड़ी परियोजनाएं हैं उनको दे रहा है, वो एक गेम चेंजर साबित हुआ। अब जो तमाम पहले सरकार द्वारा पावर सेक्टर को मजबूत करने के लिए की गई, उससे जो स्थानीय अर्थव्यवस्था यानी कि डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात करते हैं, तो उसे भी एक बूस्टर डोज मिला। और इसी वजह से हमने देखा कि टूरिज्म और बिजनेस को फ़ायदा मिलता हुआ राजस्थान में नज़र आ रहा है। आप समझ सकते हैं कि पावर सेक्टर का आगे बढ़ना, क्योंकि उसका जेस्टेशन पीरियड लंबा होता है। और इस पूरी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता लक्ष्य आर्य जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। लक्ष्य, जिस तरह से एक दशक की अगर बात की जाए तो सौर ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी को लेकर जिस तरह के सार्थक कदम सरकार द्वारा राजस्थान में उठाए गए हैं, उनका हम कह सकते हैं पॉजिटिव असर अब नजर आ रहा है कई अलग अलग सेक्टर्स में। बिल्कुल सही कहा चला आपने। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे हुए हैं, उन 12 वर्षों के कार्यकाल में ही लगातार हम देखा सकते हैं कि 10 साल में यानी एक दशक में एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल, सौर ऊर्जा के विकास की जो पहल प्रधानमंत्री द्वारा की गई, उसका विकास होते होते आज एक बड़ा बदलाव जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें देखने को मिल रहा है। इसी का नतीजा है कि जो पश्चिमी राजस्थान है, चाहे वो जैसलमेर, बाड़मेर का क्षेत्र हो, जो सिर्फ अपने धोरों और थार रेगिस्तान के लिए जाना जाता था, आज वही क्षेत्र नवीकरणीय ऊर्जा और ग्रीन एनर्जी का केंद्र बनके एक पावर हाउस के रूप में जाना जा रहा है। ना केवल सोलर जो संयंत्र हैं, सौर संयंत्र हैं, उनको विकसित किया जा रहा है, बल्कि साथ साथ जो अन्य नवीकरणीय ऊर्जा के संयंत्र हैं जिनमें विंड एनर्जी भी शामिल है, उनको भी विकसित करने का काम जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पे किया जा रहा है। इनका प्रभाव यह है आंचल कि आने वाले समय में, और हम देख सकते हैं कि पिछले 2 से 3 वर्षों में जो उद्योग हैं, जो लगातार नए उद्योग हैं, उनमें एक बड़ी वृद्धि नजर आई है। क्योंकि जब वहां पे ऊर्जा होती है, एनर्जी का विकास होता है, तो उद्योगों को शीघ्रतः गति मिलती है। वहीं बात की जाए कि जो अन्नदाता थे, जो प्राय रूप से जो इस क्षेत्र में, क्योंकि पानी की बड़ी कमी है, तो किसानों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, परंतु पीएम कुसुम योजना और पीएम की सौर योजना के माध्यम से जो अन्नदाता है वो अब ऊर्जादाता बनता नजर आया है पश्चिमी राजस्थान में। वहीं हम बात करें कि जो पूरे देश भर का, भारत का सबसे बड़ा जो सौर ऊर्जा प्लांट है वो इन्हीं पश्चिमी राजस्थान के थार डेजर्ट में बडला में लगाया जा रहा है, जो 14,000 एकड़ में फैला हुआ होगा। वहीं 22,045 मेगावाट का जो क्षमता वाला ये प्लांट है, वो न केवल राजस्थान बल्कि देश के लिए भी एक गौरव का क्षण है। और अगर ये सब साकार हो पाया है तो प्रधानमंत्री की जो संकल्पना है कि देश आत्मनिर्भर बने और ग्रीन एनर्जी की ओर हम लगातार बढ़ें, उसकी ओर लगातार जो प्रयास किए गए, राजस्थान में प्रयास किए गए, डबल इंजन सरकार द्वारा प्रयास किए गए, उसी के मद्देनजर उन प्रयासों का एक साझा नतीजा यह निकला कि आज पश्चिमी राजस्थान में लगातार जो सोलर प्लांट है उनको विकसित किया जा रहा है। और सोलर प्लांट के साथ साथ जो वातावरण है उसको भी, उसके अनुकूल भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तो ना केवल एक ग्रीन एनर्जी की ओर विकसित राजस्थान बढ़ रहा है, बल्कि ग्रीन कॉरिडोर की ओर भी लगातार प्रयास पश्चिमी राजस्थान में किए जा रहे हैं। वहीं देखा जाए कि अगर हम बात करें एक दशक में, तो एक दशक में लगातार ना केवल सोलर प्लांट में वृद्धि हुई है, बल्कि कुसुम योजना के माध्यम से जो घर पे सोलर प्लांट
प्लांट लगाने का जो सिलसिला था उसमें भी एक इसीलिए सोलर पंप्स की वजह से हमने देखा है वो दर्ज की गई है। जी हाँ, बिल्कुल, सोलर पंप्स की वजह से हमने देखा कि कैसे जो राष्ट्र का अन्नदाता है उसकी जो पैदावार है उसमें भी एक बढ़त यानी कि डबल डिजिट इनकम हमने आती हुई देखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को लक्ष्य हमसे साझा करने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार आने के बाद आपको लिए चलेंगे सीधा बिहार। जुड़े रहिए वंदे भारत के साथ। हमारी शादी के बाद तो 4 ही दिन में छाले निकल आए थे हाथों में। इसका हाथ देखो, महीना भर से चमक रहा है। काहे कि घर में तब सुविधा ना रही, और अब शौचालय है, पानी है, गैस भी है घर में। अभी काम भी करेगी और नाम भी विश्वास है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद वंदे भारत में सभी का स्वागत। और आइए बात करते हैं बिहार की, और इसी बिहार की बाया नदी की, जो पूर्वी चंपारण से निकलकर गंगा में मिलती है। गाद और जलकुंभी के कारण विलुप्त होने की कगार पर थी ये नदी। कभी गाद और जलकुंभी की वजह से अवरुद्ध भी हुई थी, लेकिन जिला प्रशासन, GIZ इंडिया और हेस्को के साथ साथ जो स्थानीय समुदाय हैं उनके सहयोग से वैशाली और बेगूसराय में इसका पुनर्संरक्षण किया गया और डीसिल्टिंग, ड्रेजिंग और बूढ़ी गंडक नून बाया गंगा लिंक के जरिए नदी के प्रवाह को फिर से बहाल किया गया। नियमित सफाई, वृक्षारोपण और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने इस अभियान को मजबूती दी। बाया नदी के पुनर्जीवन से सिंचाई की व्यवस्था बेहतर हुई, कृषि का उत्पादन बढ़ा और सूखे हुए खेत फिर से लहलहा उठे। नमामि गंगे के तहत सहायक नदियों के संरक्षण से जल, पर्यावरण और ग्रामीण जीवन को नई ऊर्जा मिल रही है। देखिए रिपोर्ट के जरिए। छोटी नदियों का एक अहम योगदान होता है जो खेतों को हरियाली देती हैं, पर्यावरण को संवारती हैं और गांवों में समृद्धि व संतुलन लाती हैं और बड़ी नदी की धारा से जुड़कर उनका प्रवाह बढ़ाती हैं। इसी तरह बिहार की बाया नदी अपने क्षेत्र को जीवन और ऊर्जा प्रदान करती है। ये नदी पूर्वी चंपारण से निकलकर लगभग 212 किलोमीटर का सफर तय करते हुए मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर के उत्तरी मैदानी इलाकों से बहती है और अंततः बेगूसराय जिले के पास गंगा नदी के निचले प्रवाह में विलीन हो जाती है। कुछ समय पहले गाद और जलकुंभी के कारण इसका प्रवाह कई स्थानों पर लगभग अवरुद्ध हो गया था। जिला प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन GIZ इंडिया, गैर सरकारी संगठन जैसे हेस्को तथा स्थानीय जन समुदाय के सहयोग से वैशाली और बेगूसराय जिलों में बाया नदी का पुनर्संरक्षण किया गया। डीसिल्टिंग और ड्रेजिंग का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। साथ ही बूढ़ी गंडक नून बाया गंगा नदी लिंक के माध्यम से इसके जल प्रवाह को पुनः जीवंत और सुचारू रूप से बहाल किया गया। आज बाया नदी फिर से अपनी नई रफ्तार के साथ जीवन दायिनी धारा बनकर प्रवाहित हो रही है। इस नदी का यहाँ पर रिजुविनेशन जो है मायने रखता है, क्योंकि काफ़ी लंबे स्ट्रेच में इसका जो उड़ाही का कार्य हुआ है जन आंदोलन के माध्यम से, तो दैट इज़ समथिंग टू बी टोल्ड। जैसा नमामि गंगे के अंतर्गत हम लोग जानते हैं कि मिशन जलोदय के तहत जो डाइंग या डेड रिवर्स है उनका रिजुविनेशन किया जाना है, तो ये बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है यहाँ पर। वैशाली में प्रशासन, मनरेगा कार्यों और GIZ इंडिया के साथ साथ इस अभियान की असली ताकत स्थानीय समुदायों और संगठनों की सक्रिय भागीदारी है। नियमित सफाई अभियानों और वृक्षारोपण के प्रयासों ने नदी को स्वच्छ, जीवंत और दीर्घकालिक रूप से संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्व में ये नदी जो है वो मृत हो गई थी, इसमें काफ़ी सिल्टेशन था और इसमें बहुत सारे जो खरपतवार जलकुंभी थे, तो इसमें फ्लो नहीं था। लेकिन अभी क्या है कि जन आंदोलन के माध्यम से और लोगों के प्रयास से और सरकार के प्रयास से इस नदी की उड़ाही का कार्य किया गया। बिहार के बेगूसराय में बाया नदी को
पुनर्जीवित करने का प्रयास प्रशासन, हेस्को और अन्य संस्थाओं के माध्यम से निरंतर जारी है। इस अभियान में स्थानीय महिलाएं भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। वो जलकुंभी हटाने, नदी की सफाई और जल संरक्षण जैसे कार्यों के जरिए बाया नदी को फिर से जीवन देने में अहम योगदान दे रही हैं। यदि जलकुंभी को हम लोग हटा देते हैं तो जल बचाया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने एक आंदोलन किया है। हम लोग हेस्को देहरादून के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। बाया नदी के पुनर्जीवन ने किसानों के लिए सिंचाई को अधिक सुलभ और भरोसेमंद बना दिया है। इसके परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है और सूखे पड़े खेत फिर से हरियाली से भर उठे हैं, जिससे किसानों की आजीविका को नई मजबूती मिली है। छोटी सहायक नदियां ही बड़ी नदियों की जीवन रेखा होती हैं, जो गांव-गांव तक जल और जीवन पहुंचाती हैं। नमामि गंगे परियोजना के तहत ऐसी सहायक नदियों के संरक्षण को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि देश भर में इन जलधाराओं को फिर से जीवंत किया जा सके। और बाया का ये पुनर्जीवन कैसे युगांतकारी बदलाव लेकर आया है बिहार में, इसी पर बात करने के लिए मधुरेश इस वक्त जुड़ गए हैं पटना बिहार से। मधुरेश, जिस तरह से बाया नदी का हम कह सकते हैं एक पुनरुत्थान हुआ है, उसकी वजह से भूजल में भी सुधार हुआ और सतत विकास को बढ़ावा दिया गया। हाँ बिल्कुल, देखिए बाया नदी जो है वो उत्तर बिहार के मैदानी इलाके की एक बेहद ऐतिहासिक और इसके साथ ही महत्वपूर्ण नदी भी है, क्योंकि हजारों एकड़ जमीन का जो सिंचन होता था वो इसी नदी के माध्यम से होता था। लेकिन जिस तरीके से एक समय के बाद में उसमें गाद भरती गई, अवेयरनेस की कमी के कारण लोग उसको उपेक्षित करते चले गए, तो धीरे धीरे नदी मृत हो गई। नदी के मृत हो जाने के कारण पूरा जो इकोसिस्टम था वहां का वो बर्बाद हो गया, वहां का जो वाटर लेवल था वो भी नीचे चला गया, और इसके साथ ही जो सिंचाई व्यवस्था थी, खेतों की जो सिंचाई व्यवस्था थी वो भी प्रभावित हुई। लेकिन जैसे ही जो नदी है वो पुनर्जीवित हुई है, वाटर लेवल भी अपलिफ्ट हुआ है और जो खेतों का जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा है। लेकिन इन सब में सिर्फ नदी की सफाई मायने नहीं रख रही थी, क्योंकि नदी आप सफाई करेंगे, अगर लोगों के मन में पुनर्जागरण न हो, लोगों को ये पता ना हो, लोगों को में जन जागरूकता ना हो कि नदी की ये महत्वपूर्ण क्यों है, तो वो सब कुछ बेकार हो जाता। तो इसीलिए इस नदी का जो पुनर्जागरण है वो कई लेवल्स में चला। पहले लेवल में लोगों को जागरूक किया गया कि ये नदी को बचाना है। लोग जब घरों से निकल करके बाहर आए तो सरकार ने भी मदद और की। ये जो बचाव आंदोलन है उसने किस तरह से नदी की किस्मत को ही पलट कर रख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मधुरेश, समय कम है हमारे पास इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। और आज वंदे भारत में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और राज्यों से जुड़ी खबरों के साथ। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।